नरेंद्र मोदी की सरकार को तो हम 0 देंगे। ये सरकार तो सबको बर्बाद कर रही, बच्चे भी अनपढ़ रह जा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रही हैं हमारी महिलाएं। संविधान बचाओ और अपना देश बचाओ, नहीं तो ये तो संविधान का सत्यानाश ही कर देंगे। मोदी बोल रहे हैं कि ऐसा देश बनाएंगे कि गरीबों को हटा के, हमें लग रहा है वो क्या बनाएंगे पता नहीं कुछ है। महिलाओं को तो सिर्फ जो है उनका सिर्फ शोषण हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है और ये लोग उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि सभी बलात्कारियों की रक्षा करते हैं। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमको रोजी रोजगार चाहिए। जो राशन मिल रहा है, जो राशन की बड़ी बात की जाती है, जो कि हमारे टैक्सों के, हमारे जो हमसे लिए जाता है टैक्स, उसी के पैसे से दिया जा रहा है। ये कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, ये कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं दे रहे हैं, ये कोई हमारे मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 होने जा रहे हैं और इसमें एक अहम भूमिका महिलाओं की होगी। आज हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में उनके लिए क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या मांगे हैं और जो सरकार की योजनाएं थी वो ज़मीन तक कितनी पहुंची और कितनी नहीं पहुंची। ये बताइए कि जो सरकार की योजनाएं हैं, उज्ज्वला गैस की बात सरकार कहती है, क्या उज्ज्वला का सिलेंडर मिला आपको? मिला तो, मगर सिलेंडर मिलने से क्या है, 1200 का था, फिर 1000 9000 का चल रहा है। गरीब आदमी इस महंगाई में कहाँ भरा पाएगा। मिल गया, खाली रखा है, इससे क्या नतीजा है। तो गैस का सिलेंडर आपको मिल गया, आप गैस पे खाना नहीं पका रही हैं? कभी गैस पे बनाते हैं, जब गैस नहीं भरा पाते तो लकड़ी से बनाते हैं। पत्ता बड़ा परिवार है तो गैस पूरी नहीं पड़ती। सरकार घड़ी घड़ी ये बात कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को वो फ्री में अनाज दे रही है, उसके द्वारा मतलब हर घर का जो है चूल्हा जल रहा है। कहीं नहीं जल रहा है। बताइए, हम लोग के बच्चे पढ़े लिखे हो के फिर बगैर हैं, बेरोजगार हैं, ठेला लगाते हैं। हमारे ठेला लगाते हैं, मेरे मियाँ साइकिल से फेरी लगाते हैं, बीमार हैं, फिर भी परवाह नहीं चाहिए। हम लोग को जैसे जैसे किसी के घर में 10 साल से 50 साल से नौकरी चली आ रही, किसी गरीब के घर में एक नौकरी दे दे, उसका गरीब परिवार संवर जाएगा, मगर ये सरकार नहीं सोचती। आप लखनऊ के किस इलाके में रहती हैं? हम ऐशबाग रामनगर धोबी घाट से आए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जो इलाका है रामनगर धोबी घाट, वहाँ पर क्या शौचालय बनाया गया? शौचालय का जिक्र बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी किया है। शौचालय तो हम लोग की स्थिति इतनी ख़राब है कि इतने बड़े कीड़े पड़ जाते हैं, पानी भर जाता है। जब बहुत दिक्कतें आती हैं तो हम लोग क्या होते हैं, खुले में शौच करने तो जाएंगे नहीं, मजबूरी में उसको हम लोग खुद अपने पैसे से सफाई करवाते हैं और फिर हम लोग तब उसमें जा पाते हैं। सरकार ने बनवाया क्या? नहीं, सरकारी बहुत पुरानी है, मगर उस पर कोई वो नहीं हुआ। उसने ये तो कहा तोड़ देंगे, हमने कहा जब तोड़ेंगे जब इससे यहाँ सीवर डाल दीजिए फिर तोड़ दीजिए, कि हम लोग खुले में जाएंगे। एक न्याय पत्र जारी किया गया है कांग्रेस द्वारा और एक मैनिफेस्टो लाए हैं मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी। किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं? मोदी तो आज तक पेपर मीडिया में बोले हैं, टीवी पे बोले हैं, मगर जो कि यहाँ कहीं था काला धन हटाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, ये सब क्या हुआ तो कुछ नहीं। गरीबी लाई है, काला धन तो जो था वो भी चला गया, कुछ तो हाथ नहीं लगा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कहकशा हैं और हम उनसे बात करेंगे इस बारे में कि 2024 के चुनाव में महिलाओं के लिए मुख्य मुद्दे क्या हैं। कहकशा, क्या देखती हैं महिलाओं के लिए मुख्य मुद्दे क्या हैं? हमारे हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा है और महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो हिंसा का प्रतीक है ये महंगाई है, क्योंकि पहले से ही महिलाएं डिसीजन मेकर नहीं थी। घर में जो आमदनी चाहे वो लाती थी, चाहे उनके पति लाते थे, डिसीजन उनके हाथ में कभी भी नहीं रहा। लेकिन एज ए मॉडर्न महिला को एक प्रेशर ये भी होता है कि वो घर चलाती हैं, लेकिन एक कम पैसे में जो उनके साथ एक चैलेंज है कि घर को चला लेना, वो चैलेंज एक हिंसा का प्रतीक बन रहा है। जब पैसे की तंगी होती है तो आपस में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई होती है, बच्चे अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो का महिलाओं के सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है और उसकी सुरक्षा है। एक सेफ सिटी का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए महिलाओं के लिए, कि वो चाहे रात के 12 बजे भी निकले और कोई भी प्राइवेट वाहन या सरकारी वाहन, कोई भी वाहन लेना चाहे तो वो अपने को सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि अभी जो हालात हमारे हैं कि वो दिन दहाड़े भी निकलती हैं, तो दिन के 12 बजे भी आप अखबार देखिए तो वो छेड़ी जा रही हैं, वो लूटी जा रही हैं, उनका चेन स्नैच हो रहा है। तो यानी जो एक पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कोई भी सरकार जो मैनिफेस्टो में, अभी बहुत सारी मैनिफेस्टो मैं देख रही थी, बीजेपी ने तो अभी मैनिफेस्टो दिया ही नहीं है, लेकिन बाकी सरकार, इंडी का मैंने देखा
मैनिफेस्टो, तो उसमें जो सुरक्षा की बात है तो वो सुरक्षा से मैं सहमत हूँ। अगर इसी तरह की सुरक्षा महिलाओं को मिले, सिर्फ मैनिफेस्टो तक उनकी सुरक्षा या महंगाई का मुद्दा न सिमट करके अगर उनके ज़िंदगी में इलेक्शन के बाद चाहे कोई भी सरकार आए और उससे मैनिफेस्टो की चीज़ों को उतारे, प्रैक्टिकली अगर वो चीज़ संभव हो, तभी हम समझेंगे कि एक महिलाओं के लिए कोई भी सरकार कर सकती है। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो तो है महिलाओं को, लेकिन शिक्षा का अधिकार जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आउट ऑफ स्कूल सभी लड़के लड़कियां दोनों हो रहे हैं, लेकिन लड़के जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने के लिए हो रहे हैं, जैसे साइकिल के पंचर पे बैठ रहे हैं या आलू के खेत में जा रहे हैं। लेकिन लड़कियां जो आउट ऑफ स्कूल हो रही हैं वो शादी के लिए हो रही हैं। ये कोरोना के बाद ज़्यादा ये बढ़ा है ये मुद्दा। पहले भी आउट ऑफ स्कूल का मुद्दा था, लेकिन जब से कोरोना हुआ ये आउट ऑफ स्कूल का मुद्दा ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें लगता है कि शिक्षा एक बहुत ही वैल्यूबल शिक्षा अगर हम लड़कियों के लिए लड़की को दें, तो हमें लगता है कि जो ये महंगाई है, सुरक्षा है और शिक्षा है, ये तीन चीज़ अगर लड़कियों को मिले तो बहुत हद तक विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम चल सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारी बस्तियों में भी जाती हैं, काम करती हैं, किस हद तक सरकार की योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला हो या शौचालय देने की बात भी सरकार करती है, कितनी हद तक वो ज़मीन पे उतर पाई हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने ये। जैसे हम लोग जैसे कि आपने कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हमारी कोशिश होती है कि हम सभी बस्ती जब जाते हैं तो कोई भी सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसका हम फॉर्म भरवाते हैं, आवेदन पत्र भरवाते हैं और भरवा करके हम चाहते हैं कि उनको इसकी सुविधा मिले। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि लगभग बहुत सारे फॉर्म, जैसे विधवा पेंशन है या बच्चों की शिक्षा की जो 10th के बाद वाली स्कॉलरशिप है, कई योजनाएं हमने भरवाए, लेकिन इम्प्लीमेंट एक भी नहीं। कोई एक भी, अगर हमने 100 फॉर्म किसी के भरवाए तो वो ज़मीनी इस पर 90 या 99% भी वो नहीं है। किसी 1% को अगर वो सुविधा मिल भी रही है तो वो जो सरकारी लोग हैं और उनके घर के जो जैसे प्यून है या चपरासी है या उनके सगे हैं, संबंधी हैं, उनको ये सुविधा तो मिली है, लेकिन जो आम जनता जिनके बीच में हम जा रहे हैं उनको कोई भी सुविधा नहीं मिली है। कहाँ पे आ रही है रुकावट, क्यों नहीं मिल पा रही है ये? आवेदन होता है, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मान लिया किसी को आधार चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंट्स उस स्कीम को लागू करने के लिए होइए, तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट नहीं है। जब हम वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने की दिशा में जाते हैं तो बहुत सारे, जैसे माइग्रेटेड लेबर है, सीतापुर से आकर के वो लखनऊ में काम कर रहे हैं, उनके पास जो आधार और राशन कार्ड है वो सीतापुर का है, लेकिन यहाँ पर जब हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो इनकार कर देते हैं कि ये मैच नहीं कर रहा है, और वो जो कंप्यूटराइज्ड कुछ चीज़ डिजिटलाइज्ड है तो वो डिजिटल ले नहीं पाता है। तो ये, और जहाँ की है वो, उनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है कि उनके साथ जा कर के कोई ये काम करवा दे। वहाँ पे बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे जो कैटेगरीज होती है सोशल सिक्योरिटीज़ की लेने की, इन अड़चनों की वजह से वो सुविधा से वंचित रह जाते हैं। आपने महंगाई की बात की, सरकार कह रही है हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, उनके घर का चूल्हा जल रहा है, उससे किस तरीके से देखती हैं? मैं इसको बहुत ख़राब तरीके से देखती हूँ। ठीक है, 80 करोड़ को वो अनाज दे रहे हैं, लेकिन किसी को अपंग बनाने से क्या फ़ायदा? अगर सरकार किसी को 80 करोड़ को राशन ही बांट रही है तो उसको लाभार्थी ना बना करके वो खुद अपनी उसको इस तरह से बना दे, उसको रोज़गार इस तरह से होनी चाहिए कि मनरेगा में उनकी नौकरी बढ़नी चाहिए, या कोई भी स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए उनको इस लायक बनाए कि वो 5 किलो राशन वो खुद ख़रीद ले। क्योंकि राशन जो इशू होते हैं, हो सकता है सरकार के यहाँ से बहुत अच्छे क्वालिटी राशन इशू होते होंगे, लेकिन जनता तक आते आते वो प्लास्टिक के चावल बन जाते हैं। जो बिचौलिए हैं वो पूरे चावल, और गेहूँ है तो घुन लगे हुए हैं, तेल है तो उसमें मिलावट है। तो पूरी तरह से जो एक एनीमिया, जो एक हमारे देश का बहुत बड़ी चिंताजनक एक इंडिकेटर्स है, तो जब हम भरपेट खाना नहीं खा रहे हैं और खाने में भी जो 5 किलो राशन हमें मिल रहा है वो प्लास्टिक के चावल हैं, और ये बिल्कुल प्रूवन है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। लोग, जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो लोग पुड़िये में चावल बांध करके रखते हैं और मोमबत्ती पे ऐसे छिड़क करके दिखाएंगे, चूल्हे पे छिड़क के दिखाएंगे कि दीदी देखिए ये तो जल रहा है, तो इससे खुशबू प्लास्टिक जैसी आ रही है। तो ये प्रूव है कि वो
जो बिचौलिया जो चावल यहाँ तक पहुँचा रहे हैं वो डुप्लीकेट चावल पहुँचा रहे हैं, तो ये सेहत को और एनीमिया के इंडिकेटर्स और भी ख़राब होंगे इससे। तो हमें लगता है कि सरकार को लाभार्थी बनाने के बजाय उनको खुद की रोज़गार से संपन्न होकर के अपने मन का खाना खाने के लायक उनको बनाना चाहिए। माया जी, हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 के, किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके से कितने अंक आप देंगी नरेंद्र मोदी की पिछले 10 साल की सरकार को? नरेंद्र मोदी की सरकार को तो हम 0 देंगे, हमारी महिलाएं भी 0 देंगी। 22 तारीख को जब इनका ये रामलला का वो क्या था उद्घाटन था, तो सारी सड़कें कितनी चमका दी गई, लेकिन हमारी महिलाओं को बारे में सोचा ही नहीं गया कि हम उनको राशन दें तो पूरा राशन दें, राशन में चीनी भी दें, उनके बच्चों की पढ़ाई दें। वो ज़रूरी नहीं है, रोड चमकाना ज़रूरी है। इसलिए ये सरकार तो सबको बर्बाद कर रही। बच्चे भी अनपढ़ रह जा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रही हैं हमारी महिलाएं। ना तो दवाई, हॉस्पिटल में भी दवाई नहीं मिली, सब दवा बाहर की लिखते हैं। कोई दवाई, बहुत ज़्यादा पैरासीटामॉल अंदर से मिल जाएगी, बाकी दवाइयाँ सब बाहर से। आयुष्मान भारत कार्ड बना आप लोगों का? आयुष्मान कार्ड भारत जिनके 7 लोग हैं उनका बनेगा, जिनके 4 लोग हैं उनका नहीं बनेगा, या 2011 में जिनका नाम जनगणना में होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और जिनका बना भी है, हम दूसरे का क्यों कहें, हम अपनी बेटी का ही कह रहे। मेरा बना है, मेरी बेटी का बना है। जब उसका पैर का ऑपरेशन होना हुआ तो यही लोहिया में कहा गया कि ये हड्डियों के ऑपरेशन के लिए नहीं लगता है आयुष्मान कार्ड, तो हमने पैसा लगा कर ऑपरेशन उसका कराया। आयुष्मान कार्ड रहते हुए वहाँ पर नहीं लगा। सरकार घड़ी घड़ी ये कह रही है कि उसने शौचालय बनवा दिए हैं और अब वहाँ पे जा सकते हैं आप लोग। कोई शौचालय नहीं बना। शौचालय बनने का 12,000 रुपये दे रहे थे, तो 12,000 रुपये में एक शौचालय कहाँ बनता है? अपने पास से जब महिलाएं पैसा लगाती थी तब जाके वो शौचालय पूरा होता था। फिर बाद में ये हुआ कि हम बना कर देंगे, तो उनका मिस्त्री आता था, वो चारों तरफ से एक दीवार खड़ी किया, एक लैट्रिन बैठाया और ना ऊपर टीन लगाया ना दरवाज़ा, कंप्लीट हो गया। इस तरीके का शौचालय थोड़ी ना बनता है। अच्छा, सरकार जो है वो कह रही है कि अब वो जो है महिलाओं का सशक्तिकरण करेगी और विधानसभा लोकसभा में उनको भेजा जाएगा। कोई सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। यहाँ लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, अगर थाने में जाती हैं रिपोर्ट लिखवाने तो डांट के भगा दिया जाता है, तो कैसे सशक्तिकरण हो रहा है? अब ये हर मंदिर में कीर्तन करो, भजन करो, भंडारा कराओ, तभी जो है ना खुश हो रही है। आजकल की महिलाएं ज़्यादातर कीर्तन और भजन में ही व्यस्त होने लगी हैं। ये ऐसी मानसिकता बनाते जा रहा, तो ये गलत हो रहा है। इसके मानने तो ये होगा कि महिलाएं ही अपने अधिकार को लेकर सचेत नहीं है। महिलाओं को, हम लोगों को सचेत करना होगा, उन लोगों को जाकर बताना होगा कि हम अपने अधिकार का कैसे प्रयोग कर सकें। हमारा अधिकार है कि हम प्रधानमंत्री से पूछ सकें कि आपने ये काम क्यों नहीं किया हमारे लिए। तो ये हम लोगों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ये हम लोगों को कहना होगा कि संविधान बचाओ और अपना देश बचाओ, नहीं तो ये तो संविधान का सत्यानाश ही कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपका इलाका ग्रामीण इलाकों में है, ये बताइए कि क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से पिछले 10 साल में आपके इलाके में? हमारे यहाँ तो कोई सुविधा ऐसी क्या, पहले तो रोज़गार था, कम से कम ठेले वाले जो बाहर से पलायन करके आए हैं हमारे यहाँ। गांव में तो ऐसा था कि सब जानवर खा जा रहे हैं खेती उनकी, तो पलायन करके यहाँ शहरों में आए हैं। उनकी बीवियाँ चौका बर्तन करती हैं, वो रिक्शा चलाते थे या ठेला लगाते थे। अब तो एक ऐसा मोदी बोल रहे हैं कि ऐसा देश बनाएंगे कि गरीबों को हटा के, हमें लग रहा है वो क्या बनाएंगे पता नहीं कुछ है, मगर कोई सुविधा तो ऐसी है नहीं, मगर गरीबों को तो ज़रूर हटा दे रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं 80 करोड़। क्या दे रहे हैं अनाज? आपने अनाज क्या दिया? आप 5 किलो अनाज दे के सब बहुत कुछ दे दिया। उनकी 5 किलो अनाज से ज़्यादा उनकी कोई कीमत नहीं है। उनकी कोई कीमत है कि नहीं है? हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। हमको रोजी रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे जो बच्चे पढ़ लिख, गांव की औरतें आके शहरों में बस रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको नौकरियां चाहिए। हमारे आदमियों लोग को कम से कम सुरक्षा चाहिए, हमारी बेटियों को सुरक्षा चाहिए, हमारी बेटियों की पढ़ाई चाहिए। हम लोग पहले जाते थे वहाँ पे लोहिया हॉस्पिटल में, फ्री इलाज होता था। आज क्या हो रहा है? 100 रुपया पड़ता है, टिकट बनवाओ, पहले उसमें वो पर्चा बनवाओ, उसके बाद अंदर जाइए, जो रिपोर्ट लगेंगी उसका पैसा पड़ता है, जो दवाइयाँ होंगी उसका पैसा पड़ता। तो पहले तो फ्री इलाज होता था, अब क्या फ्री रह गया है?
अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके में क्या शौचालय बनाए गए, सरकार के लिए शौचालय बनाए गए? शौचालय उन्होंने बनाया मार्केट में, कोई इलाकों में नहीं बनवाया है। वो सुविधा दिए ना, जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं ना, उनमें सुविधा दिए हैं। कोई गांव-गांव में शौचालय नहीं बनवाए। हमारे शौचालय कहाँ पे बन गए? जो गरीब हैं वो वैसे ही गरीब हैं। शौचालय किस जगह पे बन गए हैं? ठेके दे दिए गए। गांव में तो हम तो गांव से बिलोंग करते हैं। ठेका दे दिया गया है उनको, क्या कहते हैं जो नेता वहाँ के, वो क्या प्रधानों को ठेका दे दिया। प्रधान भी ठेका दे दिए किसी को। उन्होंने भी पहले पैसा आता था कि अपने निकाल के कुछ पैसा लगा के अपना अच्छा सा बनवा लेंगे, मगर वो भी ठेके पे हैं। वो जब यहाँ बनाने आते हैं ना, तो बोलते यही बनाएगा आपका शौचालय भी क्या बन रहा है, बस थोड़ी थोड़ी सी ऐसी दीवार उठा के और गड्ढा खोद के बस सीट रख दे रहा है। तो वो क्या शौचालय है? दो तरह के वादे किए गए। एक मोदी की गारंटी आई है जिसमें कहा गया है महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लोकसभा विधानसभा में उनके लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। दूसरी तरफ एक न्याय पत्र आया है राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि 1 लाख रुपए पार्टी की जो मुखिया होगी महिला, उसके अकाउंट में सीधे दिया जाएगा। महिलाएं किस न्याय पत्र को और इस मोदी की गारंटी को कैसे देख रही है? हम तो पहले ये मानते हैं, हमारी औरतों को पहले सुरक्षा तो दीजिए, सुनवाई तो औरतों को करिए। पहले था तो कम से कम हमारी औरतों की सुनवाई होती थी, अब तो कोई सुनवाई भी नहीं होती है। हमारी औरतों, आप बोलते हैं हम वहाँ पे बैठाएंगे, वहाँ बैठाएंगे, कहीं भी बैठाइए, मगर सुरक्षा तो दीजिए। हम लोग कहीं पहुँच जाते हैं। हमारी एक महिला मुस्लिम थी बेचारी, उनके बहू और लड़के ने इतना मारा था, हम पहुँच गए उसको लेके, मेरे ऊपर मुकदमा चढ़ गया है, मेरे ऊपर। आप क्या सुरक्षा देंगे? क्या वहाँ बैठाएंगे हम लोग को? हमें ऐसा नहीं बैठना है, मगर हम लोग को कम से कम सुरक्षा तो दीजिए। तो क्या लगता है कि ये जो अनाज मिल रहा है, इससे घर चलाना आसान है? कोई आसान नहीं है। पहले जो 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो मिलता था, आप वैसे दीजिए हमें। हमको भीख मत दीजिए, मगर बच्चों को रोजगार दीजिए, हमारे बच्चों को पढ़ाई दीजिए और लड़कियों को सुरक्षा दीजिए। ग्रामीण महिलाओं के और क्या मुद्दे हैं? सबसे मुद्दे तो बड़े यही हैं, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, सुरक्षा नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे तो यही हैं। फिर उनको क्या, पहले हम लोग के यहाँ जो मायावती, खुल के बोल रहे हैं, मायावती जी थी तब उन्होंने फ्री मकान दिलवाए सबको। अब 6 लाख रुपए कौन सा गरीब दे पाएगा जो मकान ले पाएगा? 6 लाख रुपया उनकी महीने की उनकी किस्त होती है 6,000 रुपया। 80,000 रुपया पहले भरिए डाउन पेमेंट। हम खुद पता करके आए हैं। कौन सी महिला जो चौका बर्तन करके अपने बच्चों को जिया रही 80,000 देगी, 6,000 रुपया महीना किस्त देगी? वो भी मकान कहाँ मिल रहे हैं जहाँ उनकी कोई रोजी रोजगार नहीं। क्या करेगा वो लेके मकान? किस काम के हैं वो मकान? क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, हम ये जानना चाहते हैं 2024 के चुनाव नज़दीक है, महिलाओं के लिए मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए तो यही होना चाहिए कि ये मूलभूत मनुवादी मानसिकता वाले लोग हैं, तो इनकी सरकार से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि हमें जो हमारे पास ऑलरेडी है संघर्षों की वजह से, हमारे खुद के संघर्ष की वजह से जो आज हमारी स्थिति बेहतर हुई है, हमें तो उसका भी खतरा है कि हम वो भी पीछे चले जाएंगे, हमसे वो भी छीन लिया जाएगा जो हमने जीत के अपने अधिकार लिए हैं। मिलना तो कुछ है नहीं, ये हमें और पीछे धकेल देंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता ही मनुवादी है। तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल, इनसे हमारी आप समझ सकते हैं मूलभूत और एक कट्टर लड़ाई है इनसे, इन्हें तो हमें बाहर निकालना ही है। और दूसरी जो बहुत भाजपा के साथ जो बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जो रोज़गार और उसकी वजह से तो महिलाओं को जो चोट लग रही है वो लगी रही है, पर महिला जो असुरक्षित हो रही हैं इनकी राजनीति के कारण। हमने बार बार देखा है कि इन्होंने हर कदम पे, हर किस्से में बलात्कारियों का साथ दिया है। एक जगह नहीं, बृजभूषण शरण सिंह तो बहुत बाद में आए हैं, चाहे वो कठुआ का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, मणिपुर हो। महिलाओं को तो सिर्फ जो है उनका सिर्फ शोषण हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, और ये लोग उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि सभी बलात्कारियों की रक्षा करते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि वो गरीबी को दूर कर रही है, हर घर का चूल्हा जलवा रही है, करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। क्या लगता है ये अनाज जो है क्या फैक्टर है चुनाव के अंदर? देखिए, सरकार क्या कह रही है पूरे समय, क्योंकि मीडिया उन्हीं का दिखाता है, वो तो अपनी ही मन की बात कहते हैं ना।
उनके पास इतना चुनावी चंदा, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमारे पास सामने आ गया है डेटा कि उन्हें कितना 5,000 करोड़ समथिंग रुपए मिला है, तो उससे उन्होंने मीडिया घरानों को भी खरीद रखा है। उनके पास प्रचार तंत्र इतना बड़ा है, वो अपनी गिनाते रहते हैं, हर योजना में उन्होंने पीएम लगा दिया है। पर हम जानते हैं ना हमारा जीवन, सारी महिलाओं से आप पूछ लीजिए, गरीब जब वोट देने जाएगा तो उसे ये बात याद रहेगी कि वो बोले जो भी, पर हमारी जो हम रोज़ जी रहे हैं, जो रोज़ हम पे बीत रही है, वो तो हमें पता ही है ना। उनका प्रचार उस पर थोड़ी ना काम कर सकता है। क्या चर्चा है पढ़े लिखे लोगों के बीच में इसको लेके? दो घोषणा पत्र आए हैं, एक राहुल गांधी की तरफ से न्याय पत्र आया है, एक मोदी की गारंटी आया है, और दोनों में महिलाओं की बात की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि वो 1 लाख रुपए साल देंगे बुजुर्ग महिला को घर की, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो रिप्रेजेंटेशन देगी हाउसेज में, विधानसभा में, लोकसभा में 33% रिजर्वेशन की बात करी। क्या चर्चा है? अगर उन्हें रिजर्वेशन देना ही था तो ये बात सत्य है कि उन्होंने, उनकी सरकार के अंडर ये बिल हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ है 33% रिजर्वेशन वाला। बट पास होने के बाद अगर उनकी मंशा यही सच में वो अगर हमें देना चाहते तो उन्होंने उसको लागू करवा दिया होता। इसी चुनाव में क्यों लागू क्यों नहीं करवा देते हैं? इसी चुनाव से क्यों नहीं शुरुआत करवा देते हैं? अगर इतना ही अच्छा कदम है और वो इसमें इतना विश्वास रखते हैं, वो इसका क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम हमें वोट दो तब हम ये लागू करवाएंगे? ये तो बेशर्मी है, ये तो हमारे साथ साफ साफ धोखा है। वो जिस तरीके से ये अपनी राजनीति कर रहे हैं उससे तो फिर से एक बार साफ दिखाई देता है कि वो महिला को बेवकूफ़ समझते हैं। वंदना मिश्रा जी, 2024 लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं? महिलाओं के तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि महिलाएं इस शासन में जिस तरह से दरकिनार कर दी गई हैं, पहले ही से वो हाशिए पर थी और अब उनको बिल्कुल ही एकदम ढकेल के एक किनारे किया गया है, वो बहुत ही शोचनीय है। और इसलिए महिलाओं को इस बार बहुत वो समझ रही हैं कि उन्हें क्या करना है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उनका सुरक्षा कि उनका कोई इंतज़ाम नहीं है। और रोज़ हम देखते हैं कि एक से एक जघन्य अपराध होते हैं, और नया ट्रेंड ये चला है कि बलात्कारियों का सम्मान करने की एक प्रवृत्ति शासन में देखी जा रही है। तो इससे ज़्यादा अपमानजनक महिलाओं के लिए क्या हो सकता है? शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ नारे हैं कि बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां कहाँ बच रही हैं? आप देख लीजिए, जब आप महिलाओं की दशा इस शासन में इस तरह से समझ लीजिए कि जब हमारी ओलंपिक पदक जीत के लाने वाली, गोल्ड मेडल जीत के लाने वाली महिलाओं के अपने जब शोषण की शिकायत करती हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और उसमें भी जो विपक्ष मतलब जो अत्याचारी है, जो अन्यायी है, उसके साथ लोग खड़े होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या हाल है। और उनको संसद भवन पे जब वो जा रही थी तो और जंतर मंतर पे जब धरना दे रही थी तो उनके साथ शासन का क्या एटीट्यूड था, उनसे का साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया। तो जब हमारी इन महिलाओं की जो बहुत हर तरह से समर्थ हैं और देश का नाम कर रही हैं, देश का एक एक बच्चा उनको जानता है, उनका नाम जानता है, जो देश की शान है, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो सकता है, इतना अपमानजनक हो सकता है और उनका शोषण हो सकता है, तो आप समझ लीजिए कि सामान्य महिला की क्या स्थिति होगी। महंगाई एक और चीज़ इशू है जो महिलाओं को बहुत परेशान कर रहा है कि महिलाएं तो भूखे पेटी को पूरे परिवार को खिलाकर खाने वाली होती हैं, और वो एक एक चीज़ के लिए तरस रही हैं। अभी मैं कुछ महिलाओं से बात कर रही थी, वो लोग कह रही थी लहसुन तो हमने खाया ही नहीं, इतना महंगा है, प्याज का इतने बड़े दाम हो गए हैं, और जो राशन मिल रहा है, जो राशन की बड़ी बात की जाती है, जो कि हमारे टैक्सों के, हमारे जो हमसे लिए जाता है टैक्स, उसी के पैसे से दिया जा रहा है। ये कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, ये कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं दे रहे हैं, ये कोई हमारे मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, ये हमारे ही पैसे से दिया जाने वाला अनाज है। 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है पर परिवार, लेकिन उसमें भी अब बाजरा दिया जा रहा है। बाजरा गर्मी के मौसम में, इतनी तपती गर्मी में बाजरा कौन खा सकता है? बाजरा खाने की आदत भी नहीं है महिलाओं को, सबको किसी को परिवार को यहाँ गेहूँ खाना जाता है या और मोटा अनाज खाया जाता है। बाजरा तो जाड़े में खाया जाता है क्योंकि बहुत गर्मी करता है, और इस मौसम में उनको बाजरा दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप मतलब सिर्फ एक हर तरह की उपेक्षा जब महिलाओं की हो रही है और उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और उनको रोज़गार की तो बात ही नहीं कर सकती हैं वो, जब पेपर लीक हो रहे हैं तो उसमें रोज़गार की कहाँ बात है? जब एक बार पेपर लीक हो, 2 बार पेपर लीक हो, पेपर लीक 8-10 बार कहाँ होता है? तो ये भी एक साजिश मैं समझती हूँ सरकार की है कि नौकरी ताकि ना देना पड़े, ताकि आरक्षण ना देना पड़े। तो ये तमाम सारी महिलाओं को के जो सबकी समस्याएं हैं वो तो महिलाओं की ही हैं, लेकिन महिलाओं की अपनी भी जो समस्याएं बहुत दिन दूनी चार चौगुनी इस राज्य में बढ़ती जा रही हैं, इनके शासनकाल में बढ़ती गई हैं, उनका भी हमको छुटकारा उनसे पाना है। उसकी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, और महिलाएं भी बहुत जागरूक हैं, वो भी समझ रही हैं, शिकायतें लेके आती हैं। अब वो आंदोलन भी नहीं कर सकती हैं।
अभी आप देखिए 1090 की महिलाओं को पेमेंट नहीं था, वो जाके आंदोलन की जगह बना दी गई है। कहाँ सुदूर, जहाँ कोई देख भी ना पाए, जहाँ जनता हमारी बात समझ भी ना पाए कि हम किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और कुछ उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही थी। तो इस तरह से महिलाओं को, चाहे नौकरी में हो चाहे ना हो, हर तरह की महिलाओं को पूरी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। एक सम्मान तो हमेशा हर सरकार में उनको मिला था, वो सम्मान से भी अब वो वंचित की जा रही हैं। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है, और इस स्थिति से इससे छुटकारा पाने की हमें पूरी कोशिश करनी है। मधु गर्ग जी, बताइए 2024 का चुनाव होने जा रहा है और 19 तारीख से चुनाव शुरू होने जा रहे हैं इसी महीने से। महिलाओं के मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, महिलाओं का तो मुख्य मुद्दा महंगाई है। महंगाई ने इतना परेशान कर रखा है, जो औरतों की थाली है हमारी औरतों की, उसमें चीज़ें कम हो गई हैं। चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही, उनकी मात्रा, और महंगी होती जा रही है थाली। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई। और दूसरा कि उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई का कुछ किसी तरह 5वां वो पास करा लेंगे, उसके बाद वो नहीं पढ़ा पा रही हैं बच्चों को। सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, उनमें कहीं कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, और प्राइवेट में वो पढ़ा नहीं सकती, इतनी मोटी फ़ीस है। और अगर किसी तरह से बेचारी पेट काट के किसी तरह से वो इंटर पास या बीए कर ली, सबका सपना होता हर माँ का कि मेरा बच्चा जो है वो किसी अच्छी नौकरी में जाए, बाबू साहब बने, लेकिन देख क्या रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं है। तो वो यही है उनका मुद्दा कि अब वो समझने लगी हैं कि 5 किलो राशन जो है ये धोखा है, ये धोखा देना। ये मोदी 5 किलो राशन के नाम पर ये हमको ठग रहा है। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे रहा, हमारे बच्चों को क्या कहते हैं, रोटी नहीं मिल रही है पूरी। 5 किलो राशन में 5 दिन चल जाएगा तो क्या होगा। और दूसरा जो स्वास्थ्य वाला मुद्दा, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अस्पताल में अगर वो चले जाते हैं, सरकारी अस्पताल में ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। इन कॉरपोरेट अस्पताल में तो गरीब आदमी की हिम्मत नहीं है जाने की, उसको तो पहले ही डर लग जाएगा, धक्का दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में ये हाल है कि हर पर्चा ज़रूर बन जाएगा वहाँ, लेकिन हर जांच बाहर लिखी जाएगी, हर दवाई बाहर से लाओ, और इतने धक्के खाने पड़ेंगे गरीब आदमी को कि वो कहेगा कि भैया मर जाएंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, यही मुद्दे जो हैं महिलाओं के सबसे बड़े मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा बनने महिला सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा का ये हाल है, जो बड़े बड़े केस हुए हैं वो तो छोड़ दो, जो हमारी औरतों की ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं आए दिन। अगर कोई मामला हो गया, पुलिस में कोई सुनवाई नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। अगर एफआईआर बहुत दबाव के बाद हो गई तो उस एफआईआर में क्या होगा, आगे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, उसका कुछ पता नहीं है। और पुलिस जिस तरह से दुत्कारती है, जिस तरह से पैसा खा के गरीब आदमी को सताती है, मतलब खुलेआम गुंडई चल रही है, खुलेआम। हम लोगों ने तमाम केस में देखा, जो पैसा दे देगा उसकी बात सुनी जाएगी, जो नहीं दे पाएगा न्याय की बात नहीं होती। और ये आम भाषा हो गई है हमारी महिलाओं की कि दीदी वो पैसा भर दिया, वो पैसा भर दिया। ये कैसे आ गया? तो दीदी, एक सवाल और करेंगे कि जो सरकार की योजनाएं थी, उज्ज्वला की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, फ्री अनाज की बात करते हैं, धरातल तक कितनी पहुंची? धरातल तक ये है कि अगर उज्ज्वला मिल भी गई मान लो किसी तरह से कुछ लोगों को, तो वो रिफ़िल नहीं हुई है। अब तो आंकड़ा भी आ गया, 1.8 करोड़ लोगों ने दोबारा से रिफ़िल नहीं करवाया है, ये हालत है। और हम तो गांव में गए थे, गांव में हमने देखा कि टाँड़ पे सिलेंडर रखे हुए हैं, यह सिलेंडर के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, काम ही नहीं आ रहा सिलेंडर, इतना महंगा है वो चला ही नहीं सकते। और शौचालय का भी वही हाल है, एक लात मार दो पूरा दरवाज़ा गिर जाएगा, दीवारें गिर जाएंगी, शौचालय के नाम पर ये है। वंदना जी, आप महिलाओं के बीच में काम करती हैं, मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 मैनिफेस्टो आए हैं, एक कांग्रेस ने जारी किया है, एक भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने वादा किया है कि जो महिला हैं, परिवार की बुजुर्ग महिला होंगी, उनको 1 लाख रुपए साल जो है वो दिया जाएगा। बीजेपी कह रही है वो रिप्रेजेंटेशन देगी, हाउस में रिप्रेजेंटेशन देगी। 33% आरक्षण की, महिला आरक्षण की बात करें, किसके ऊपर महिलाओं को ज़्यादा विश्वास दिख रहा है? देखिए, आज की जो स्थिति है, जो महिला आरक्षण बिल इन्होंने अभी लाया पिछले कुछ महीनों पहले, उसमें तो लगता ही नहीं है कि वो आरक्षण कभी मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि उन्होंने उसको जनगणना से जोड़ दिया है, और जनगणना कभी होगी नहीं, ना कभी कास्ट पता चलेंगी, और उसके हिसाब से हर
जो OBC है, SC है, ST है, इनकी संख्या हर प्रदेश में कितनी अप कितनी डाउन होगी, उसके हिसाब से जो रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया है वो तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ये तो सिर्फ लोगों को भाजपा वाले बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं। उनके राज में तो ना अभी तक मिला है, इतने करोड़ नौकरियों की वादा किया था, 15 लाख सबके अकाउंटों में आने थे, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो जुमलेबाजी है। जो भी विश्वास हम लोग कर सकते हैं, जो इंडिया गठबंधन है उनके जो भी मैनिफेस्टो में जो भी वायदे आते हैं उसको हम सोच समझ सकते हैं कि चाहे उसमें सपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, कुछ उम्मीद है कि शायद हम ये लोग कुछ अच्छा बेहतर करेंगे। जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का न्याय, क्या ये लोगों तक पहुंच भी पा रहा है? देखिए ये जगह जगह रैली कर रहे हैं और जगह जगह उसको बता भी रहे हैं, और इनकी जो लल्लू वाली इमेज थी वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है और ये जनता के बीच में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि हाँ एक यही पार्टी है जो विपक्ष की तरह उभर के ऑल ओवर इंडिया आ रही है। यूपी की बात देखें तो फिर सपा ही उसमें आगे आती है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सपा इसमें कुछ अच्छा करेगी और हम सब उनका समर्थन भी करेंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोग इनके जो बेरोज़गारी है, शिक्षा है, महंगाई है और तमाम राशन के सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं महिलाओं के, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, पैम्पलेट्स बांटेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। एक आखिरी सवाल करेंगे, आप ज़मीन के ऊपर काम करती हैं, सियासी सवाल करेंगे कि राम मंदिर क्या कोई मुद्दा है इस चुनाव में महिलाओं के बीच या नहीं? अभी राम मंदिर बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। बल्कि हमारी जो जिन यूनिट्स में हम लोग जाते हैं वहाँ तो कहते हैं लोगों ने बसें लगाई हैं लेकिन हम लोग उसमें नहीं गए, हम उसमें जाने नहीं चाहते हैं और ना हम लोग आजकल अभी तक देखने भी गए हैं। मतलब लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको वो देखने जाएँ या उसके ऊपर वो कोई चर्चा करें। उन्हें लगता है हमें राशन में पहले सामान मिले और हमें कहीं खाने पीने का, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारा जो इलाज है वो सस्ता हो, ये उनके मुद्दे हैं। राम मंदिर फिलहाल चुनाव में लखनऊ में कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमने कुछ महिलाओं से बात की। ये महिलाएं जो हैं ये सोशल एक्टिविस्ट भी थीं, ये ग्रामीण महिलाएं भी थीं, ये स्टूडेंट भी थीं। हमने इनसे बात करके ये जानना चाहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में इनके क्या मुद्दे हैं। इनका कहना ये है कि महंगाई और स्वास्थ्य समस्याएं इनकी सबसे बड़े मुद्दा हैं। आयुष्मान भारत से इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इन्होंने बताया। इसके अलावा इनको अपने बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों की चिंता सता रही है। बढ़ती महंगाई में शिक्षा और नौकरी इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। पॉलिटिक्स के लिए मैं असद रिजवी।